नमस्कार, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग नॉन स्टॉप, यानी राजनीति, खेल, क्राइम, बॉलीवुड और पूरी दुनिया की हर खबर फटाफट स्टाइल में। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज उपचुनाव होगा। आरजेडी जेडीयू उम्मीदवारों का समर्थन करेगी, लेकिन नीतीश कुमार के लिए साख का सवाल बने इस चुनाव में बागी बिगाड़ सकते हैं खेल। बिहार में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। ये चुनाव इस बार नीतीश कुमार के लिए नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि नीतीश को इस बार उनकी ही पार्टी के बागी विधायकों से चुनौती मिल रही है, जो बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू को हराने की हर संभव कोशिश में लगी है। इसलिए 17 साल बाद नीतीश ने एक बार फिर लालू यादव से हाथ मिला लिया है और लालू यादव ने ये ऐलान भी कर दिया है कि चुनाव में आरजेडी जेडीयू के दोनों उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। भाजपा का जो खेल हो रहा था, उसके खेल को हम सफल नहीं होने देंगे और सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। जेडीयू उम्मीदवार गुलाम रसूल बलियाबी को निर्दलीय उम्मीदवार साबिर अली टक्कर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पवन वर्मा को बिल्डर से नेता बने अनिल शर्मा चुनौती दे रहे हैं और इन दोनों नेताओं को बीजेपी अपना समर्थन दे रही है। हालांकि जेडीयू के करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक उनका खेल खराब करने में लगे हैं। उधर आरजेडी का साथ मिलने से उत्साहित नीतीश को जेडीयू की जीत का भरोसा है, लेकिन साथ ही वो बीजेपी पर विधायकों की तोड़फोड़ और लालच देने का आरोप भी चढ़ रहे हैं। जिस तरह से खुलेआम तोड़फोड़ करने की कोशिशें हो रही थी, तो उसके मद्देनजर हमने ये अपील की थी कि उनकी साजिशों को विफल करना चाहिए। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में फिलहाल जेडीयू के 117 विधायक हैं, बीजेपी के 84, आरजेडी के 21, कांग्रेस के 4 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। 243 सदस्यीय सदन में 11 सीटें खाली हैं। इसकी प्रभावी संख्या 232 है। ऐसे में जेडीयू के लिए आरजेडी के 21 विधायकों का समर्थन काफी अहम है। यूपी में आज से शुरू होने जा रहा बजट सत्र होगा हंगामेदार। राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था और बिजली के मुद्दों पर अखिलेश सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां तैयार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र। लोकसभा चुनावों के बाद महज 5 सीटों पर सिमटी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के हालात पर पहले विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में जब आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, तो सीएम अखिलेश को विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ सकता है। कानून व्यवस्था और बिजली संकट पर विपक्ष विधानसभा के अंदर भी अखिलेश सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, जिसका नतीजा सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के रूप में सामने आ सकता है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग रोज देख रहे हैं किस प्रकार से बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं हो रही हैं। हत्या होना और लूटपाट होना एक आम बात हो गई है और सरकार कुछ अधिकारियों को इधर से उधर करके वो समझती है कि ठीक कर लेगा, जो उसकी सरकार की गलतफहमी है। हालांकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत में है और सरकार इसमें संख्या बल के आधार पर साल 2014-2015 का बजट पास करने की तैयारी में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, बिजली की लगातार कटौती, गन्ना किसानों का भुगतान न हो पाना, बदायूं कांड, ऐसे कई मुद्दे हैं जो सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं और इन मुद्दों पर कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी समाजवादी पार्टी को जमकर घेरेगी। इन सब के बावजूद सरकार भी अपनी तैयारी कर चुकी है। बजट सत्र के दौरान सरकार की कोशिश होगी कि समाजवादी पेंशन योजना और अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का और विस्तार, लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट की व्यवस्था, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए धन की व्यवस्था, आईटी सेक्टर की स्थापना के लिए धन का आवंटन, कई योजनाओं का स्वरूप बदलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचाना। साफ है कि सरकार ने विपक्ष के हमलों के जवाब देने के लिए कमर कस ली है। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की बैठक में मंत्रियों पर कार्रवाई से भी इस बात का संकेत मिलता है कि सरकार बजट सत्र में पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट से पहले रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की बुलाई अहम बैठक। बैठक में रेल किराए में बढ़ोतरी के अलावा रेल के और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने पर होगी चर्चा। रेल बजट से पहले दिल्ली में आज रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में सभी जोनल मैनेजर, डीआरएम, रेलवे बोर्ड के सदस्य, सभी विभागीय प्रमुखों को बुलाया गया है। आज रेल मंत्रालय में होने वाली इस मैराथन मीटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रालयों पर सख्ती का असर कहें या फिर रेलवे बजट से पहले रेल मंत्रालय का महामंत्र। इस बैठक को लेकर रेलवे महकमे में खासा हड़कंप है। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में ट्रेनों में साफ सफाई और सुरक्षा, रिजर्वेशन सिस्टम को और बेहतर बनाना, बेहतर केटरिंग, खर्चों में कटौती और फैसलों को तुरंत अमल में लाने की रणनीति पर चर्चा होगी। पिछले दिनों रेल मंत्री ने रेल किराए बढ़ाने की संभावना भी जताई थी। इस बैठक में किराए को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दिन भर चलने वाली इस बैठक में होने वाले फैसलों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा भी तय की जा सकती है, ताकि सारे काम जल्द से जल्द पूरे हों और रेलवे में सफर करने वाले मुसाफिरों को चेहरे पर मुस्कान आए।
लगातार गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे इराक में आतंकियों ने 40 भारतीयों को अगवा कर लिया है। इराक सरकार ने अमेरिका से आतंकवादियों पर हवाई हमले करने की अपील की है। इराक में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इराक के मोसुल और तिकरित शहरों पर ISIS आतंकी संगठन का कब्जा है और वो इराक की राजधानी बगदाद की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बेकाबू होते हालात को देखते हुए इराक सरकार ने अमेरिका से हवाई हमले कर हालात काबू करने की अपील की है। हिंसा प्रभावित मोसुल शहर में फंसे 100 भारतीयों में से 40 को किडनैप कर लिया गया है। इनमें से ज्यादातर पंजाब के रहने वाले हैं जो वहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी तारिक नूर अल होदा में काम कर रहे थे। That these 40 Indian workers, I can confirm to you now, have been kidnapped. विदेश मंत्रालय ने भी अपहरण की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि अगवा किए गए भारतीयों को आतंकियों ने कहां रखा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभी फिरौती से जुड़ा कोई फोन नहीं आया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय दूतावास के अनुरोध पर इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट ने तिकरित में 46 भारतीय नर्सों से संपर्क किया और उन्हें मदद उपलब्ध करवाई है। ईरान में काम कर रही नर्सों ने भारत न लौटकर वहीं अपनी सेवाएं देने का फैसला किया है। एक दामाद के खूनी खेल से दहल गई देश की राजधानी दिल्ली। बुधवार को बाहरी दिल्ली के बख्तावरपुर गांव में एक शख्स ने पहले तो अपनी पत्नी, ससुर और साले की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात हुई एक दिल दहला देने वाली घटना। एक दामाद ने अपने ससुर, साले और बीवी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। घटना बाहरी दिल्ली के बख्तावरपुर गांव की है, जहां 55 साल के भोपाल के बेटे तरुण की शादी की तैयारियां चल रही थी। गांव वालों के मुताबिक मंगलवार सुबह भोपाल का दामाद सोनू वहां धमका। सोनू ने पहले अपनी पत्नी पूनम को घर के पास बुलाया। पूनम अपने भाई तरुण के साथ कार में सवार होकर सोनू से मिलने पहुंची। सोनू और पूनम आपस में बात कर ही रहे थे कि किसी बात पर अचानक सोनू भड़क गया और उसने पिस्तौल निकालकर पहली गोली पूनम पर चलाई। उसके बाद तरुण को भी गोली मार दी। पत्नी और साले को मौत के घाट उतारने के बाद सोनू घर में दाखिल हुआ और वहाँ मौजूद अपने ससुर भोपाल का सीना भी गोलियों से छलनी कर दिया। 3 कत्ल करने के बाद सोनू ने खुद को भी गोली मार दी। गांव में हुए सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस भी हैरान है और इससे पहले पुलिस उन चारों को लेकर अस्पताल पहुंच पाती, चारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सोनू के साले तरुण की 20 जून को शादी होनी थी, लेकिन अब इस घर में शादी की खुशियों के बजाय मातम पसरा है और गांव में सन्नाटा। लेकिन अब तक किसी को कुछ नहीं मालूम कि आखिर सोनू पर ऐसी क्या सनक सवार हुई कि उसने 3 कत्ल करने के बाद खुद की भी जान ले ली। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और पूरा मामला क्या है ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। दिल्ली के पटेल नगर में एक बार फिर हुई एक सीनियर सिटीजन की हत्या। बिजली बिल देने के बहाने घर में घुसा था हत्यारा। दिल्ली वेस्ट पटेल नगर के मकान नंबर 12/2 के 2nd फ्लोर पर बुधवार शाम 65 साल की महिला का शव उनके बेडरूम में मिला। सावित्री नाम की बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के साथ इस मकान में रहती थी। हादसे के वक्त बेटा अपने दुकान पर था और बहू अपने मायके गई हुई थी। शाम करीब 7:30 बजे बेटा कमल अपने नौकर के साथ जब घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का सामान बिखरा पड़ा था और फर्श पर खून के धब्बे और बिजली के बिल पड़े थे और बेडरूम में बुजुर्ग सावित्री की लाश पड़ी थी। तो कुछ निशान है, मेरे हस्बैंड ने देखा कि नेक पे निशान है उनके मम्मी के और गर्दन और चुन्नी से दबाया हुआ जैसे उनकी साड़ी से। पुलिस के मुताबिक हत्यारा बिजली बिल देने के बहाने घर में घुसा था। महिला उस वक्त घर में अकेली थी। हत्यारे ने कत्ल के बाद महिला के शव को बेडरूम में ले जाकर रख दिया। घर से किसी तरह की नकदी तो नहीं लूटी गई, लेकिन बुजुर्ग महिला के शरीर से गहने गायब थे। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि हत्या लूटपाट का विरोध करने के चलते हुई है। पटेल नगर में एक हफ्ते के भीतर सीनियर सिटीजन की हत्या का यह दूसरा मामला है। इससे पहले रिटायर्ड मेजर की हत्या हुई थी। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में बेखौफ हुए बदमाशों की हरकत हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। करोलबाग इलाके में बदमाशों ने सरेआम कारोबारियों को लाठी और डंडे और रॉड से पीटा और पीट कर किया घायल। सीसीटीवी में कैद मारपीट की ये तस्वीरें दिल्ली के करोलबाग इलाके की हैं, जहां मोटर पार्ट्स के 2 कारोबारियों के बीच पैसे की लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ और एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2-3 युवक एक कारोबारी के ऊपर लाठी डंडे और रॉड बरसा रहे हैं। घटना बुधवार सुबह की है। करोलबाग में मोटर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले वरुण दुआ अपने भाई विकास के साथ अपनी दुकान में दाखिल ही हुआ था कि विक्की नाम का एक शख्स 4-5 युवकों के साथ वहां धमका और वरुण और उसके भाइयों के साथ मारपीट करने लगा और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। 9:10 पे ये विक्की आया जो गली नंबर 10 पेज की दुकान है, पकड़ा, मारपीट शुरू कर दी, लूटपाट करी, चैन अंगूठी वगैरह लूटी, मोबाइल ले गया और उसके साथ 3-4 लड़के और थे जिन्होंने रोड वगैरह और सरिये उनके हाथ में थे। मारपीट के बाद आरोपी युवकों ने वरुण की दुकान में भी तोड़फोड़ की और उससे 25,000 कैश, अंगूठी और चेन छीनकर चलते बने। आसपास के दुकानदारों ने घायल कारोबारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के सहारे जांच में लग गई है। मारपीट की इस घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं।
उत्तर प्रदेश में जुर्म थमने का नाम नहीं ले रहा। मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में बदमाशों ने 2 नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले भाई के साथ की बर्बरता। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में हुई हैवानियत की है। यहाँ एक भाई को अपनी बहन की इज्जत बचाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल मैनपुरी के नानमई गांव की 2 नाबालिग बच्चियों से गांव के ही 2 लड़के छेड़छाड़ कर रहे थे। तभी बच्चियों की चीख सुनकर उनका भाई उन्हें बचाने आ गया, तो आरोपियों ने नाबालिग बच्चियों और उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की और उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला। मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इस बार भी पुलिस पर आरोपियों का साथ देने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों से समझौता करने का दबाव डाला, जबकि पुलिस मामले में पूरी मुस्तैदी का दावा कर रही है। इस संबंध में उसका भाई बचाना गया, उससे के साथ भी बदतमीज लड़कों ने कर दिया था। इस आधार पर तुरंत मुकदमा काम कर लिया गया, उसमें एक अभी गिरफ्तार भी हो गया। उत्तर प्रदेश में आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और अपराध की खबरें आ रही हैं, लेकिन बढ़ते जुर्म पर लगाम लगाने के खिलाफ सरकार के तमाम दावों के बावजूद यहाँ जुर्म कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी बानगी एक बार फिर मैनपुरी में देखने को मिली, वो भी उस मैनपुरी में जो मुख्यमंत्री के पिता मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया मामले में आज मुंबई पुलिस दर्ज कर सकती है। प्रीति का बयान, नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने दी धमकी। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया की तकरार में आज नया मोड़ आ सकता है। आज प्रीति अमेरिका से मुंबई वापस आ रही हैं और मुंबई पुलिस प्रीति का बयान दर्ज कर सकती है, जिससे कई खुलासे हो सकते हैं। इससे पहले नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया की तरफ से वाडिया ग्रुप ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं। अंडरवर्ल्ड की तरफ से प्रीति जिंटा को परेशान नहीं करने के लिए कहा गया है। उनके दो पीए हैं, उनके टेलीफोन मोबाइल्स पर सपोजिटली सम कॉल्स हैव कम। खबर के मुताबिक नुस्ली वाडिया के पीए के फोन पर गैंगस्टर रवि पुजारी ने फोन कर धमकी दी है। रवि पुजारी पुराना गैंगस्टर है। रवि पुजारी पर हत्या, धमकी सहित कई मामले दर्ज हैं। छोटा राजन के लिए काम कर चुका है रवि पुजारी। बताया जाता है कि वो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। रवि अधिकतर होटल मालिक और बिल्डर्स को टारगेट करता है। 90 के दशक में पुजारी मुंबई में अपना धंधा चलाता था। बॉलीवुड के कई हस्तियों को धमकी दे चुका है रवि पुजारी। तो वहीं नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया भी कोई मामूली शख्स नहीं है। देश के बड़े कारोबारी के तौर पर उनका नाम है। नुस्ली वाडिया बॉम्बे डाइंग के मालिक है। मुंबई में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। नुस्ली वाडिया मोहम्मद अली जिन्ना के वंशज भी हैं। नुस्ली वाडिया को धमकी देने के मामले की पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। मुंबई पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या वाकई में रवि पुजारी ने ही फोन किया या किसी और शख्स ने रवि पुजारी के नाम का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में टायर फटने से हुआ बस हादसा। बस में सवार थे राज्य में मेडिकल फर्जीवाड़ा करने वाले 13 आरोपी। हादसे में साजिश के एंगल से भी हो रही है जांच। हादसे की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के देवास जिले की है। ये बस मध्य प्रदेश में हुए मेडिकल एडमिशन में फर्जीवाड़े के आरोपियों को लेकर खरगोन से भोपाल के लिए जा रही थी कि अचानक देवास के पास तेज रफ्तार से दौड़ती बस का टायर फटा और बस बेकाबू होकर पलट गई। कितने सवार थे उसमें? 40 से 45। गाड़ी पलट गई थी। लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं यह हादसा कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि बस में मेडिकल कॉलेजों में दाखिल किए गए गलत हथकंडे अपनाने वाले 13 आरोपियों के साथ 13 पुलिस वाले भी मौजूद थे। दरअसल मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए गलत हथकंडे अपनाने के आरोपियों पर मध्य प्रदेश पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में राज्य भर में 125 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में छात्रों के साथ साथ कुछ अभिभावक और दलाल भी शामिल हैं। पूरे सूबे से इन आरोपियों को भोपाल लाया जा रहा है। इसी मामले में 13 आरोपियों को भी पुलिस हादसे के शिकार बस में खरगोन से भोपाल के लिए निकली थी। गिरफ्तार आरोपियों को आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए फर्जीवाड़े के इस मामले में 1100 से ज्यादा आरोपी हैं और इससे दाखिले को लेकर सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी में भगीरथी नदी पूरे उफान पर है और खतरे के निशान से कुछ ही दूर पर है। पूरे इलाके में प्रशासन की ओर से जारी किया गया हाई अलर्ट। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी में भारी उफान आने के बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी में मानसून के दस्तक के साथ ही मंगलवार से भारी बारिश हो रही है, जिससे भागीरथी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। बुधवार को भागीरथी में 320 क्यूसेक पानी की मात्रा दर्ज की गई और अब ये नदी 1102 मीटर के खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे बह रही है। इसलिए प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय अधिकारियों को इस पर नजर बनाए रखने को कहा है। बाढ़ का खतरा दर्ज की गई और अब ये नदी 1102 मीटर के खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे बह रही है। इसलिए प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय अधिकारियों को इस पर नजर बनाए रखने को कहा है। बाढ़ का खतरा देखते हुए उत्तरकाशी के तिलोट, पुखीखेड़ और वाल्मीकि बस्ती संवेदनशील स्थानों के रूप में चिन्हित किया गया है और वहां लगातार चौकसी बरती जा रही है।
लगातार बारिश और भागीरथी में इतना पानी आने की वजह से कई जगहों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। हालांकि प्रशासन का यह भी कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और किसी भी स्थिति का सामना करने को पूरी तरह से तैयार है। उत्तरकाशी पिछले साल आई आपदा में सर्वाधिक प्रभावित स्थानों में से एक था, इसलिए इस बार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है।